नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। आज आपको पाठ नंबर 2 में इतिहास के सामूहिक अपनेपन का भाव इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है बच्चों, इससे पहले हम सविनय विद्या आंदोलन के बारे में पढ़ा और पाकिस्तान की मांग के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, राष्ट्रवाद की भावना के विकास में सामूहिक अपनेपन के भाव की भूमिका, यानी अपनेपन का जो भाव है उसकी भूमिका। सामूहिक अपनेपन का भाव, किसी भी देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास उस स्थिति में होता है जब वे समन्वित में यह अनुभव करने लगते हैं या समान भाव से यह अनुभव करने लग जाते हैं कि वे एक ही राष्ट्र का क्या है, अंग है, यानी वो सब एक हैं। ठीक है, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना जब उनके अंदर आ जाती है तभी जाकर ये स्थिति पैदा होती है। तब वे कोई भी ऐसी साझा बातें खोज लेते हैं जो उन्हें एक दूसरे से एकता के सूत्र में बांधने में सहायक होती है। लेकिन यही जानकारी प्राप्त करना रुचिकर है कि कोई भी राष्ट्र वहाँ के लोगों में यथार्थ का रूप किस प्रकार लेता है, या यहाँ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में समुदाय, भाषा, क्षेत्रीय भिन्नताएं होते हुए भी अलग अलग समूह में सामूहिक अपने मन का भाव किस प्रकार विकसित हुआ। बच्चों, हमारे देश के अंदर सभी प्रकार के लोग हैं, उसके बावजूद भी हमारे अंदर एकता का भाव दिखाई देता है, तो वो किस प्रकार से आ रहा है उसके बारे में हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। सामूहिकपन की बात इसमें दिखाई गई है। हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामूहिक अपनेपन का भाव कुछ सीमा तक एक साथ किया गया अथवा संयुक्त संघर्ष में फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। इसके साथ ही अनेक ऐसे सांस्कृतिक कारण भी थे जिनके प्रभाव स्वरूप राष्ट्रवाद देशों के लोगों की कल्पना, उसके मस्तिष्क, उनके दिलों में छा गए। इनमें इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक आदि सभी ने राष्ट्रवाद को यथार्थ रूप साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी इस प्रकार से इन लोगों को जोड़ने का काम किया। देखिए क्या है, राष्ट्र की पहचान कैसे होती है। राष्ट्र की पहचान कैसे होती है, भारत माता की छवि दी गई, वंदे मातरम अविंद्र नाथ की पेंटिंग है। ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान सबसे अधिक किसी चित्र में दर्शाई जा सकती है। यह इस चित्र में प्रदर्शित छवि के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को अपने राष्ट्र में सरलता से पहचान सकते हैं। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भाव का विकास हुआ, वैसे ही भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में होने लगी। कहते हैं भारत को भारत माता के रूप में एक छवि निकल के आई, और हमारे देश में सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया, यानी किसके द्वारा बनाया गया, 1870 ईस्वी के दशक में बंकिम चंद्र ने अपनी मातृभूमि की स्तुति के रूप में सुप्रसिद्ध वंदे मातरम नामक गीत लिखा। बाद में उनके द्वारा वंदे मातरम को अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्र प्रेमी आंदोलनकारियों ने इस गीत को खूब गाया। देखिए, वंदे मातरम का खूब प्रयोग किया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा प्राप्त करके बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार अविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भारत माता की एक विख्यात पेंटिंग बनाई। उन्होंने इस प्रकार के चित्र बनाए। देखिए चित्र दिखाई दे रहा बच्चों। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया। शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न दिखाई देती है, यानी पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक रूप दिया गया, एक सन्यासी का रूप दिया गया। बाद में अविंद्रनाथ द्वारा बनाई गई भारत माता की छवि को व्यापक स्तर से तस्वीरों में दर्शाया जाने लगा। जब विभिन्न कलाकार भारत माता की तस्वीर बनाने लगे तो उनके द्वारा भारत माता की छवि भी अनेक रूप में धारण करती गई। अब भारत माता की छवि के प्रति लोगों की आस्था और राष्ट्र अथवा राष्ट्रवाद की आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। देखिए, ये जब छवि बनकर आ गई सामने तो इसमें लोगों का क्या हुआ, इससे प्रेम होने लगा और आस्था होने लगी। राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार, लोक कथाओं की भूमिका, टैगोर और नटेशा शास्त्री का योगदान। कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना विकास में लोक साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें क्या क्या योगदान रहा बच्चों, देखिए निम्नलिखित बातों में नंबर 1, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत के राष्ट्रवादियों ने भाटों व चरणों की लोक कथाओं को लिखना आरंभ किया, यानी लोक कथाओं को लिखना शुरू किया। इसी कारण यह यहाँ की लोक कथाएं ही भारत की संस्कृति परंपरा के यथार्थ रूप में दर्शाती हैं।
हमारे देश में नंबर 2 में क्या कहते हैं, हमारे देश में बंगला के महान साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न लोक कथाएं, गीत, बाल गीत, मिथकों का संग्रह किया। यही नहीं कि लोक परंपराओं के पुनर्जीविका करने हेतु आंदोलन भी उन्होंने किए। देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें करी और क्या करा इन्होंने। नंबर 3 इसमें क्या है, मद्रास यानी चेन्नई, नटेशा शास्त्री ने द फोक लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक एक संकलन नाम तमिल लोक कथाओं को 4 खंडों में प्रकाशित किया। ठीक है बच्चों, उनकी मान्यता है कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यही देश के लोगों को वास्तविकता का विचार सबसे पहले विश्वसनीय अभिव्यक्त होती हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो कोई चीज़ हमारे देश के लोग प्रभावित करती है उन्हें क्या करनी है, छापना चाहिए, और छापने के लिए उन्हें पूरी तरीके से एक साहित्यिक रूप दे देना चाहिए। इस प्रकार से लोक साहित्य को लोगों का उनके राष्ट्र की पहचान में अवगत कराने का विशेष योगदान रहा। इसी के परिणाम स्वरूप देशवासियों ने आत्मगौरव का भाव उत्पन्न उनके अंदर हो गया। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल का तिरंगा ध्वज और गांधी जी का स्वराज का झंडा। देखिए कहते हैं आंदोलन में तिरंगा ध्वज और गांधी जी का स्वराज का झंडा क्या है बच्चों, इसमें देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार के साथ ही देश के राष्ट्रवादी नेता देश के लोगों की राष्ट्र भावना के विकास और उन्हें एकजुट करने के लिए इस प्रकार चिन्ह और प्रतीकों का प्रयोग करने के बारे में अत्यधिक जागरूक होते गए। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उस समय हरे, पीले और लाल रंग का एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। हरा, लाल और पीले रंग का तिरंगा झंडा तैयार किया गया। इसमें कमल के 8 फूल को दर्शाया गया। उसी समय भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं थे। ये जो 8 कमल के फूल हैं प्रतिनिधित्व करते थे। साथ ही इसमें हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक आदर्श चंद्र भी दर्शाया गया। 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज का एक झंडा तिरंगा तैयार कर लिया जिसे सफ़ेद, हरे और लाल रंग का था। महात्मा गांधी जी ने क्या तैयार करा, 1921 में तिरंगे को तैयार कर लिया। इसके बीच गांधीवादी प्रतीक चरखे को भी दर्शाया गया। यह चरखा स्वावलंबन का प्रतीक होता है। स्वाधीनता आंदोलन के समय इस झंडे को हाथों में लेकर चलना अंग्रेजों के शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत माना जा रहा था। यानी उनकी आज्ञा को ना मानने वाला वो प्रतीक माना जा रहा था। इतिहास की पुनर्व्याख्यान द्वारा राष्ट्र के प्रति गौरव की भाव और जागरूक करने का प्रयास। बच्चों हम सारे इस चैप्टर में ना आप पढ़ रहे हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रवाद और भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पूरी बातें हम पढ़ते जा रहे हैं। अब लास्ट में भारत के अंदर किस तरीके से पूरा निर्माण हुआ, गांधी जी का झंडा किस तरीके से आया और बंगाल का झंडा किस तरीके से था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब क्या है, इतिहास में पुनर्व्याख्या द्वारा राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जागरूक करने का प्रयास। राष्ट्रवाद की भावना के विकास में जहां अन्य साधन बहुत अधिक सहायक हुए वहीं इतिहास की पुनर्व्याख्या भी इसी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। 19वीं शताब्दी में अंत तक आते आते अनेक भारतीय यह अनुभव करने लगे कि भारतीयों में अपने देश के प्रति गर्व भाव उत्पन्न करने हेतु इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना आवश्यक है। इसका मतलब पता है, पुनर्व्याख्या मतलब अपने इतिहास के बारे में बताना, उन्हें और जागरूक करना। अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति सोच के बारे में अत्यंत पिछड़े हुए आदिम लोग जो शासन संचालित करने के योग्य नहीं है। अंग्रेजों की इसी धारणा का प्रतिक्रियात्मक रूप अपने अतीत की ओर मुड़े और उसमें अपने महान उपलब्धियों की खोजना आरंभ किया। उन्होंने अपने उस प्राचीन गौरवशाली अतीत के बारे में अपनी पुस्तकों में लेखों में लिखना आरंभ किया। जब हमारे देश की कला, वस्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार उत्कर्ष की ओर थे, उनका उत्थान करना था। इसी प्राचीन गौरवशाली के महान गुण के उपरांत ही पतन का युग आया और भारत को विदेशियों ने गुलाम बना लिया। इसी प्रकार कहते हैं, इसी प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लिखते समय उसे पढ़ने वाले पाठकों में यह आह्वान किया था कि भारत की प्राचीन महानता उपलब्धियों को गर्व करें। साथ ही ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में जो दुर्दशा की जा रही है उससे मुक्त हेतु संघर्ष के मार्ग पर चलकर अपना योगदान दें। देखिए बच्चों, जब इसके बारे में, इतिहास के बारे में पुनः पढ़ाया गया, पुनः जानकारी बच्चों को दी गई, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने उस ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हमारा अत्याचार है उसके बारे में पूरी तरह की जानकारी उन्हें दी गई। देखिए बच्चों, आगे क्या कहते हैं, इतिहास के पुनर्व्याख्या हो या अन्य संसार, सभी राष्ट्रवाद के विकास में अपना अपना योगदान था। फिर भी लोगों को एकजुट करने के मार्ग में कई समस्या थी। देखिए क्या थी,
इसका कारण यह था कि साहित्य आदि के माध्यम से जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा है वह हिंदुओं के अतीत का गुणगान था। जिन चित्रों की छवि को राष्ट्रीयता की भावना के विकास हेतु मध्य बनाया जा रहा था वह भी हिंदुओं के प्रतीक के रूप में ही था। इसी का परिणाम यह हुआ कि देश के अन्य समुदाय अपने को हिंदुओं से अलग अनुभव करने लगे। इस प्रकार से इस इतिहास में एक बात और समस्या निकल के आई, क्योंकि जब पुनर्व्याख्या के माध्यम से भी राष्ट्रवाद का विकास योगदान नहीं हो पाया, उसमें क्या निकल गया कि ये केवल जो छवि थी, तिरंगा था, इस तरीके की जो बातें थी, ये क्या है, ये एक हिंदू का प्रतीक मानने लगे इसका अनुभव, और समुदायों पे इसका अनुभव यानी वो अपना आप को हिंदुओं से अलग मानने लगे। बच्चों अब पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाया गया, किस तरीके से इसमें बातें आई, उसका निष्कर्ष हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। अब ध्यान देंगे पूरी तरीके से बच्चों इस पे। अंग्रेज सरकार के अन्याय और दमनकारी क्रियाकलापों से परेशान होकर भारत के विभिन्न समुदायों एवं वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष की ओर उन्मुख कर रहा था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में लोगों के असंतोष और उनकी परेशानियों को समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की सफलता हेतु यह प्रयास किया कि किसी भी प्रकार सारा देश एकता के सोच में बंध जाए। देखिए बच्चों, और आगे क्या कहते हैं, फिर भी स्वाधीनता के लिए हुए विभिन्न आंदोलनों में विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों की अपनी अपनी अलग आकांक्षाओं की अपेक्षा थी। अपने अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे। अभी सबके बारे में पढ़ा, व्यापारियों के बारे में पढ़ा, श्रमिकों के बारे में पढ़ा, किसानों के बारे में पढ़ा, बागवानों के बारे में पढ़ा, सबके बारे में पूरी विचार भूमिका, सबकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं सबकी निकल गई। फिर भी उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उनकी अपनी काफ़ी शिकायतें थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्त का भी सभी के लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन सब भेदों और भिन्नताओं का समाधान करते समय सदैव यह ध्यान रखा कि एक समूह की मांग के कारण कई दूसरा समूह राष्ट्रवाद के आंदोलन दूर न चला जाए। इसी कारण आंदोलन में समय कई बार जब कांग्रेस राष्ट्रीय एकता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती थी तब वे मध्यम वर्ग समूह अपनी बिखराव और पारस्परिक टकराव देखने को भी मिलता था। कांग्रेस ने क्या किया बच्चों कि कभी भी एक समूह को सहायता नहीं देती थी और सभी को साथ ले जाने का प्रयास करती थी। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन के समय अंग्रेजों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली अनेक सफलताओं के लिए ही हमारे देश के राष्ट्र का जो स्वरूप सामने आ रहा है वह भारत के रहने वाले लोगों को उन सारी आवाज़ों का समूह पुंज था, सामूहिक पुंज जो उपनिवेश शासन अथवा अंग्रेजों की मुक्ति चाह दर्शाती थी। अपनी अलग अलग आकांक्षा और भिन्नता और टकराव के उपरांत भी सभी देशवासी किसी भी प्रकार अंग्रेज को भारत से भगाकर मुक्त होना चाहते थे। भले ही कितनी समस्या लोगों के बीच में थी, वो भले ही जुड़ना ना चाहते थे, उनकी भले ही समस्या थी, भिन्नताएं थी, आकांक्षाएं थी, उम्मीद थी, फिर भी ये चाहते थे अंग्रेज भारत से भगाए जाएं हर हाल में। अब एक आंदोलन है जिसके बारे में हमने पीछे नहीं पढ़ा, फिर भी उसके बारे में एक बार उसका डिटेल हम पढ़ लेते हैं। वो क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के फलस्वरूप भारत के लोगों को व्यापक रूप से असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। इसी कारण महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत को छोड़ देने पर बल दिया। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी कार्यकारिणी में अपना ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव की यह मांग की गई कि अंग्रेज भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दें और तत्काल भारत छोड़ दें। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरे देशवासियों में एक रूप स्तर का अहिंसा जन संग्रह का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। कि बच्चों, करो या मरो का नारा किसका है? महात्मा गांधी जी का। भारत छोड़ो इस आह्वान ने देश के अधिकांश भागों में अपने राज्यों में शासन व्यवस्था को ठप कर दिया और लोग स्वयं ही भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। स्थान स्थान पर लोगों ने हड़तालें, राष्ट्रगीत, नारे, प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। भारत छोड़ो आंदोलन वस्तुतः एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों सामान्य लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन में नेताओं ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण, अरुण आसाफ अली, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में पूरी उत्साह से भाग लिया। देश की अनेक महिलाओं जैसे बंगाल की मातागिनी हजारा, असम की कनकलता बरुआ की और उड़ीसा रमा देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में अंग्रेज सरकार ने आंदोलनकारियों को बहुत अधिक बल दिया। कहते हैं बच्चों, इसी उपरांत भारत
इसी उपरांत भी अंग्रेज सरकार को इस आंदोलन को दबाने के लिए 1 वर्ष भी अधिक का समय लगा। इस आंदोलन में भी बच्चों आप सभी जानते हैं कि इस आंदोलन के बावजूद भी अंग्रेजों को यहाँ से निकालने में हमें 1 वर्ष का समय लगा, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरी तरीके से इसमें भूमिका आपको दर्शाई गई, चाहे इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन था, सविनय आंदोलन था, दांडी यात्रा थी, नमक के बारे में, सब के बारे में इस चैप्टर में दर्शाया गया। भारत का जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ वो बच्चों इस प्रकार से भारत का निर्माण हुआ। इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद।